दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग घटनासार जो करंट अफेयर्स की नई मैगजीन आई है उसको पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने सबसे पहले जो राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है उसका आधा हिस्सा पढ़ा था, क्योंकि इस बार जो है वन लाइनर में राष्ट्रीय घटनाक्रम का हिस्सा सबसे बड़ा दिया हुआ है। तो आज हम उसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही दोस्तों देखिए, अभी हम केवल वन लाइनर वाला करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। बाद में इसकी डिस्क्रिप्शन वाला करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वो केवल उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे जिसको अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूरी पत्रिका पढ़ने की न तो कोई जरूरत है और न तो हम पढ़ा पाएंगे, साथ ही आप उसे याद भी नहीं रख सकते। इसलिए टेक्निकल तरीके से जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उन्हीं को रखेंगे, केवल उतना ही पढ़ेंगे। लेकिन वन लाइनर में एक बार तो सबको पढ़ना बनता है, क्योंकि एक बार चीजें आपके सामने से गुजर जानी चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न अगर इधर उधर फंसता है तो कम से कम ये रहे कि एक बार एक रीडिंग आपने स्पीड से किया हुआ है तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए बिना वो किए इसको पढ़ लेते हैं। चलिए आज इसका दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं राष्ट्रीय का। चूंकि एक हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग दूसरे हिस्से से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला पॉइंट है 5-6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, नई दिल्ली में किया गया है। क्या किया गया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन। तो यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। 5-6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा की? तो वह राज्य है हरियाणा। अब देखिए, हरियाणा के छात्र तो ऐसे भी बहुत देशभक्त वाले होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेनाओं में तो वही रहते हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा की राज्य सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं बोला जाएगा, वहां जय हिंद बोला जाएगा। ठीक है? तो हरियाणा सरकार ने स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने की घोषणा की है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? तो देखिए, इसका नाम है विश्वस्य। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को जो है विश्वस्य के नाम से लॉन्च किया है। याद रखेंगे, जब इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग अंदर बताएंगे तो इसके बारे में और चीजों को जानेंगे। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2024 में जारी टाइम मैगजीन की एआई के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला? तो यह स्थान मिला है अश्विनी वैष्णव जी को। ठीक है ना? टाइम मैगजीन की एक सूची जारी हुई थी जो एआई के क्षेत्र में जो सबसे प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे 100 लोगों की सूची में इसमें भारत सरकार के जो है मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्हें इसमें 100 लोगों की सूची में जगह मिली है। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है बेंगलुरु कैंपागौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक है? देखिए, प्रश्न क्या है कि भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को, ध्यान रखिएगा दूसरा टर्मिनल है, यूनेस्को द्वारा 2023 के लिए प्रिक्स वर्सेल्स में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट, मतलब उसका इंटीरियर डिजाइनिंग जो है सबसे अच्छा है, वो कौन सा हवाई अड्डा है? तो वह है बेंगलुरु
कैंपागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, इसको यूनेस्को को याद रखिएगा, यूनेस्को ने चुना है उसे। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया सूरत को। सूरत को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे उम्दा स्थान मिला है। ठीक है, तो गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सूरत को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, नंबर 1 की रैंक है इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, इसका केंद्रीय विषय क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अब देखिए, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर, इस समय जहां कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इन तीनों से संबंधित जहां आप कुछ पाइए उसके बारे में रुक के देख के पढ़ के तभी आगे बढ़िए। अब देखिए, इसमें वही संबंधित है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ, क्या हुआ? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। यहाँ एक प्रश्न बन जाता है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ ग्रेटर नोएडा में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा, इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है ना, तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा, अलग अलग याद रखिएगा, इसको कथन कारण में पूछ सकता है। सेमीकॉन इंडिया का सम्मेलन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा, और इसका केंद्रीय विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और सेमीकॉन इंडिया जो है, यही भारत में सेमीकंडक्टर के जो निर्माण के लिए है वो प्रोत्साहन का कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो सेमीकॉन इंडिया को आप याद रखेंगे। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है भारत को। अब इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे जब हम डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। तो हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है। अभी आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। सितंबर 2024 नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में कौन सा राज्य अपनी सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने सभी शहरी यानी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं शुरू कर दिया है, और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। कौन सा? मध्य प्रदेश। मतलब अपने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है रंगीन मछली ऐप। सजावटी का मतलब ये जो एक्वेरियम घर में लोग बनाते हैं और उसमें रंगीन रंगीन मछलियों को रखते हैं, तो उसी के लिए है। सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रंगीन मछली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? तो यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। अब चैती कार्बन से इसको टील कार्बन भी कहते हैं। ठीक है ना, टील कार्बन भी कहा जाता है इसे। और टील कार्बन कौन सा कार्बन होता है? ऐसा कार्बन जो मीठे पानी और आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन होता है, उसे टील कार्बन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका अध्ययन कहाँ किया गया? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में किया गया। अब देखिए, इसके संबंध में कुछ दिया है। इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि टील कार्बन या चैती कार्बन का अध्ययन कहाँ किया गया, तो वह किया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वह है हैदराबाद। देखिए, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे संबंध में लोक सेवा आयोग भी अपडेट है और वह भी इससे संबंध में प्रश्न पूछ सकता है। तो किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वह है हैदराबाद, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा की है? तो सबसे पहले कहाँ है?
यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। इसमें एक द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा की है, तो वह है पोर्ट ब्लेयर। मतलब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या हो गया है, विजयपुर। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पोर्ट ब्लेयर और इसका नाम अब बदल के हो गया है विजयपुर। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है। देखिए, एक वन होता है, दलदली वन होता है जिसे मिरिस्टिका कहते हैं और यह विलुप्त प्राय की श्रेणी में आ गया है। तो मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जब डिटेल पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शोधकर्ताओं ने क्या है, शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुंभराल में एक पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। ठीक है ना, देखिए जो मिरिस्टिका वन होते थे अक्सर पश्चिमी घाट में ही पाए जाते थे। तो शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुंभराल में एक पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। लुप्त प्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करता है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि मिरिस्टिका वन खोजा कहाँ गया है, तो यह खोजा गया है गोवा महाराष्ट्र की सीमा पर, क्योंकि मिरिस्टिका वन जो थे वो मुख्यतः पश्चिमी घाट में ही पाए जाते थे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। तो फिर से प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई, तो वह है भुज से अहमदाबाद। ठीक है ना, यह भुज से अहमदाबाद के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा है और जिसे नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाता है। इसे नरेंद्र मोदी ने भुज और अहमदाबाद के बीच शुरू किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है, देखिए सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी, यागी याद रखिएगा कब आया, सितंबर 2024 में आया, से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। जरूर याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, सितंबर 24 में आए तूफान यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया, तो वह था म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इन 3 देशों में शक्तिशाली यागी तूफान का प्रभाव था और उनकी मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। आप इसे याद रखिएगा, इन तीनों देशों का नाम याद रखिएगा। अब देखिए, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा चलाया गया किन देशों में, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम में। क्यों चलाया गया, क्योंकि यागी तूफान से प्रभावित ये देश थे, इनकी मदद के लिए चलाया गया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापत्तनम में शुरू की गई, तो यह है विनेत्रा। विनेत्रा जो है यह पनडुब्बी से बचने की, अगर कोई दुश्मन देश की पनडुब्बी है जो हम पर हमला कर रही है तो उससे बचने की जो ट्रेनिंग है उसकी सुविधा विशाखापत्तनम में शुरू की गई, उसका नाम है विनेत्रा। विनेत्रा पनडुब्बी से बचने की सुविधा है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, विशाखापत्तनम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया। क्या वर्चुअल एसेट को और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया, तो ऑपरेशन चक्र थर्ड। ठीक है ना, तो सीबीआई ने जो ऑपरेशन चक्र थर्ड चलाया था, ये क्या था, ये साइबर ठगों के, साइबर क्राइम करने वालों के वर्चुअल एसेट जो ऑनलाइन जो उन्होंने वो तैयार किया हुआ है, ठीक है, संसाधन, और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को समाप्त कर दिया था सीबीआई ने। कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन चक्र थर्ड। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्ड विंग को हाल ही में कहां पर खोजा गया है, तो यह खोजा गया है मदुरई में।
ठीक है। मदुरई में भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है उसका नाम है बर्ड विंग, और इसे हाल ही में कहां पर खोजा गया है, तो मदुरई तमिलनाडु में खोजा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस की खोज कहाँ की गई। यह उड़ने वाला मेढक है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। यह उड़ने वाला मेढक है राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस, इसकी खोज की गई है मालाबार तट केरल पर। उड़ने वाला मेढक है ये राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस, और इसकी खोज की गई है मालाबार तट केरल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सितंबर 2024 में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया। सितंबर 24 में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड के द्वारा, ठीक है। तो भारत का पहला ये एरोस्पाइस रॉकेट इंजन है और इसका परीक्षण कर लिया गया है, और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड ने इसका मतलब वो किया, सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO द्वारा 13 सितंबर 2024 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरावर टैंक। जोरावर का DRDO ने जोरावर टैंक को तैयार किया है। यह स्वदेशी टैंक है और लाइट टैंक है, मतलब हल्का टैंक है। तो DRDO ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। DRDO ने किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया, तो जोरावर का सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन कब है, 17 सितंबर 2024 को, और इन्होंने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया जो उड़ीसा सरकार की योजना है, ठीक है ना। उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के खाते में सीधे धन हस्तांतरित करने की घोषणा की थी और उस योजना का नाम रखा था सुभद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसी योजना का शुभारंभ किया, तो वह उड़ीसा राज्य में सुभद्रा योजना का शुभारंभ उन्होंने अपने जन्मदिन पर किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया, तो वह है समुद्र प्रताप। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, इस बात को याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है, तो यह है प्रदूषण नियंत्रण पोत, और इसे किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में लॉन्च किया, ठीक, इसे ऐसे याद रखिएगा। समुद्र प्रताप क्या है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम क्या है, तो यह है एक कॉमिक बुक श्रृंखला। क्या है, मार्शल VR चौधरी ने, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने जो है अगस्त 2024 में एक कॉमिक बुक श्रृंखला लॉन्च की जिसका नाम था हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, वॉल्यूम। तो इसे याद रखिएगा, यह एक कॉमिक बुक श्रृंखला है और इसके अंतर्गत जो है एयरफोर्स के जो बहादुर सैनिक हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम लॉन्च किया है और यह एक कॉमिक बुक है, ठीक है ना, उसकी एक श्रृंखला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किस प्रोजेक्ट के पहले चरण को हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया, तो यह है प्रोजेक्ट नमन। देखिए, रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों को सहायता देने के लिए एक भारतीय सेना ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नमन, ठीक है ना, यह उनकी सहायता करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है,
तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंकी पॉक्स बीमारी बहुत तेजी से भारत में फैल रही थी, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की थी। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत को किस देश के कांके संतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो वह है श्रीलंका। भारत को श्रीलंका का एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांके संतुरई बंदरगाह, इसके नवीनीकरण के लिए इसका ठेका मिला है, परियोजना का अधिकार मिला है, यह है श्रीलंका। ठीक है ना, यह बंदरगाह। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह है गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है, ब्रिटेन का जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय वह भारत के गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा उसने किया है। यह इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताया था कि मेलबर्न विश्वविद्यालय का जो एक ब्रांच है वह कहाँ खोली गई थी? वह खोली गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, तो उसी तरह ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो गुरुग्राम में किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 30-31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना, यह देखिए कब बना था? 30-31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को आसना नाम किसने दिया था? यह दिया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जो है गुजरात के कच्छ पर एक चक्रवाती तूफान बना था जिसे आसना नाम दिया था। हालांकि भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और यह ओमान की ओर मूव कर गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितने निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है? तो वह है 730 चैनल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों में कुल 730 निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 324 शहरों में 730 निजी एफएम रेडियो चैनल शुरू करने की मंजूरी दी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में अमेजन ने भारत में किस नाम से एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया? तो उसका नाम है रूफस। अमेजन का एक शॉपिंग असिस्टेंट था जिसका नाम है रूफस। इससे आप कोई भी मदद लेके खरीदारी कर सकते थे, तो अमेजन ने इसे भारत में ये शॉपिंग असिस्टेंट के रूप में लॉन्च किया था, उसका नाम था रूफस। ठीक है ना, एआई चैटबॉट था ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो सीए कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना, उसका नाम है जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई, इसमें दो चीज याद है, देखिए 78 वर्षीय है, पाकिस्तानी ईसाई है जो सीए कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना। ठीक है ना, तो जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहल जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया, जिसका संबंध है भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना। अब देखिए, जियो पारसी पोर्टल का संबंध किससे है? तो देखिए, जियो जीने की बात कर रहा है, पारसी पारसियों के जीने की बात कर रहा है, तो देखिए जियो पारसी का मतलब क्या हो गया? पारसी समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि या उनकी गिरावट को रोकना कहिए या तो जनसंख्या में वृद्धि कहिए, दोनों सेम है। और इसको किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है, 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। अब देखिए, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना थी वह शुरू हो गई और वह थी 90 मेगावाट की। इसकी शुरुआत हुई 8 अगस्त 2024 को। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही याद रखिएगा कि 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी यह ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, ठीक है ना, यह तैरती सौर परियोजना है। ठीक है ना, और
यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हो गई है। यह ओंकारेश्वर बांध पर इसको बनाया गया है मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो वहां पे इस परियोजना की शुरुआत हो गई है। 8 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई। इसकी क्षमता है 90 मेगावाट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नत योजना को प्रारंभ किया? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नत योजना शुरू करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिम उन्नत योजना या हिमाचल प्रदेश की हिम उन्नत योजना का संबंध किस चीज से है? तो उसका संबंध है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई हिम उन्नत योजना का जो संबंध है वो किससे है? तो वह है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया? तो वह मंत्रालय है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो बाढ़ की जो है जांच करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। ठीक है, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन कॉइन जारी किया? इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम, इन दोनों तथ्यों को याद रखिए कि ग्रेविन म्यूजियम कहाँ है? पेरिस में है। अब इसने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है, सोने का सिक्का जारी किया है? तो वह है शाहरुख खान। ठीक है, तो ग्रेविन म्यूजियम जो पेरिस में स्थित है उसने शाहरुख खान के सम्मान में एक गोल्डन कॉइन जारी किया है, सोने का सिक्का जारी किया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2024 को कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो देश का एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है राजगीर में। ठीक है, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। इन्होंने 29 अगस्त यानी खेल दिवस के दिन जो है खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, और यह देश का पहला विश्वविद्यालय है, एकमात्र विश्व खेल परिसर है जहां पर एक साथ 24 खेलों का प्रशिक्षण, 24 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह न केवल बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो 24 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा बिहार के राजगीर में। यह खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल दिवस यानी 29 अगस्त के दिन किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर सेमीकंडक्टर इकाई को लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो देखिए, साणंद गुजरात में सेमीकंडक्टर की इकाई को लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, और यह जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत यह कार्य हुआ है। मोदी जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो है सेमीकंडक्टर की इकाई को साणंद गुजरात में लगाने का प्रस्ताव हुआ। ठीक है, अभी आपको हमने बताया था कि सेमीकान का आयोजन कहाँ किया गया था? वह ग्रेटर नोएडा में किया गया था। वो भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में से बदलने के उद्देश्य में वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी? तो वह है मध्य प्रदेश। किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में बदलने के उद्देश्य से एक वृंदावन ग्राम नामक योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब के रोपड़ का वह 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर उसकी ऊंचाई है, इस पर चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बना, यह हुआ तेगवीर सिंह। अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते होंगे तो हमने तेगवीर सिंह के बारे में बहुत बताया। ठीक है ना,
तो पंजाब के रोपड़ के रहने वाले हैं तेगवीर सिंह, वह 5 वर्षीय हैं और उन्होंने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, उस पर चढ़ाई कर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया और यह एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। इनका नाम है तेगवीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इनके बारे में ही दिया है। तेगवीर सिंह ने सर्बिया के ओगन जेंजिकोविच, जिनकी उम्र 5 वर्ष थी, उनके द्वारा 6 अगस्त 2023 को बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी की। ठीक है ना, तो तेगवीर सिंह ने क्या किया है, सर्बिया के एक ओगन जेंजिकोविच, उनकी उम्र 5 वर्ष थी, उनके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया था 6 अगस्त 2023 को, उसकी बराबरी इन्होंने कर ली है। ठीक है ना, उम्र के मामले में। अब देखिए भारत ने, नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और इस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो देखिए एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय इस पे बहुत चर्चा चल रही। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के देश कौन से हैं, कहा जाता है कि ऐसे देश जो विकासशील देश हैं, जिनमें आर्थिक मतलब लोगों की जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीब देश जिसे आप कह सकते हैं, उन्हें ग्लोबल साउथ के देश कहा जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका के देश, इन देशों को शामिल किया जाता है। तो देखिए ग्लोबल साउथ के देश कौन से हैं, जो विकसित नहीं है, जो गरीब हैं, जिनमें प्रति व्यक्ति जो आमदनी है वो कम है, ऐसे देशों को ग्लोबल साउथ का देश कहा जाता है। विकसित देश अपने को ग्लोबल नॉर्थ कहा करते हैं। तो ग्लोबल साउथ देशों का एक सम्मेलन हुआ जिसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। भारत ने जो है इसकी मेजबानी की थी और इसकी ऑनलाइन ये हुआ था, मतलब डिजिटली हुआ था और इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ग्लोबल साउथ से यह जो है तीसरा सम्मेलन था ग्लोबल साउथ का। ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। इसका थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया और अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, वह है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले महिलाओं के मतलब लड़कियों के विवाह की जो उम्र है उसको 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव अपनी विधानसभा में पारित कर दिया है और उसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। जैसे ही राज्यपाल की उस पर अनुमति मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। ठीक है ना, तो पहला राज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया है, तो वह किया SIG 716। यह राइफल है, भारत सरकार ने अगस्त 2024 में अमेरिका के साथ SIG 716 राइफल खरीदने का समझौता किया है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की। ठीक है, तो उसका नाम है हिलकोल। हिलकोल है, BBV 313B इसे कहते हैं। अब देखिए क्या है कि भारत बायोटेक ने एक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है जो सिंगल ओरल मतलब एक बार मुंह से लिया जाने वाला वैक्सीन है। ठीक है ना, तो यह वैक्सीन लॉन्च की है और इसका नाम है हिलकोल। यह हैजा नामक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है और इसका निर्माण किया भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने, हैदराबाद में इसे लॉन्च किया है। इस हिलकोल को BBV 313 के नाम से भी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हैजा वैक्सीन का निर्माण किसने किया है, तो भारत बायोटेक ने किया है। हैजा वैक्सीन का नाम क्या है, तो हिलकोल नाम है या BBV 313 भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में
एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना, तो वह बना महाराष्ट्र। हाल ही में एक नई पेंशन स्कीम जारी की गई थी जिसे यूपीएस कहा जाता है, और इसे अपनाने वाला जो देश का पहला राज्य बना वह बना महाराष्ट्र। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र ने सबसे पहले एकीकृत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाया है, ठीक है ना, एकीकृत पेंशन योजना को। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 अगस्त 2024 को। देखिए 26 अगस्त 2024 को किन दो राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की है, तो वह है मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की है। आपको पता है कि मथुरा से चलकर द्वारका तक श्री कृष्ण भगवान जिस रास्ते से गए थे उसे जो है श्री कृष्ण पथ के रूप में विकसित करने की घोषणा मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। देखिए किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया, तो वह है असम। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। यह इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त किया, तो असम ने, ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना शुरू की है, तो यह है तेलंगाना सरकार। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना की शुरुआत की है, तो वह है तेलंगाना सरकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य जहां पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई है वह है असम। असम में पहली बार मिथुन नामक पशु की खोज की गई है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। दूसरा है, नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 24 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है, तो यह किया है मदुरई सोमनाथन टैंक को। इस स्थान को तमिलनाडु सरकार ने पक्षी अभयारण्य के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया, तो वह है आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिघात यह भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो भारत की ऐसी पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, तो यह थी अरिहंत, जिसका अनावरण 2016 में हुआ। तो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अगर पूछे तो वह है आईएनएस अरिहंत। इसका जलावतरण 2016 में हुआ था, जबकि भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी जो है वह है आईएनएस अरिघात, जिसका जलावतरण 2024 में हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो यह दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह राज्य जहां हाल के दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस या रैट फीवर का प्रयोग फैला है और इस बीमारी से 121 लोगों की मौत भी हो गई है, तो यह है केरल। केरल में जो है लेप्टोस्पायरोसिस या रैट फीवर एक बीमारी है, उसका प्रकोप फैल गया है और 121 लोगों की मौत हुई है, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी से 121 लोगों की मौत किस राज्य में हुई, तो वह हो गई है केरल में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनेबाई की खरीद के लिए 52.8 मिलियन डॉलर के अनुबंध की मंजूरी प्रदान किया, तो यह है अमेरिका। अमेरिका जो है अमेरिका से भारत सरकार पनडुब्बी रोधी युद्धक वो जो है सोनेबाई खरीदेगी और यह 52.8 मिलियन डॉलर का कुल समझौता हुआ है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, पनडुब्बी रोधी युद्धक जो है वह है सोनेबाई और इसकी खरीद अमेरिका से भारत सरकार कर रही है। 52.8 मिलियन डॉलर इसका अनुबंध है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसके बारे में दिया है कि सोनेबाई क्या है, तो यह है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनि सेंसर है जो जहाजों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे की आवाजों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। तो जहाजों पनडुब्बियों से जो आवाज निकलती है उसे यह एक ध्वनि सेंसर है जो रिकॉर्ड कर लेता है और ऊपर इसकी जानकारी पहुंचा देता है, ठीक है ना, इसके सेंटर को। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसकी खरीद अमेरिका से भारत सरकार कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए
किस परियोजना की आधारशिला रखी? तो यह है बधावन पोर्ट परियोजना। अब देखिए इसमें दो प्रश्न बनते हैं। एक तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। दूसरा हिस्सा है इसका, किस परियोजना की आधारशिला रखी यहाँ रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये दोनों पॉइंट आपके तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 6 नवंबर 2024 को किस अभियान को शुरू किया है? तो वह है एंटी ओपन बर्निंग अभियान। इन्होंने जो है दिल्ली सरकार ने खुले में कुछ भी जलाने के लिए रोकने से एक अभियान शुरू किया है, ताकि दिल्ली की जो राजधानी है उसमें वायु प्रदूषण को रोका जा सके, बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। तो दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत की है, एंटी ओपन बर्निंग अभियान। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 26 जून 2024 में को कहां पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया? तो यह है बन्नेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। देखिए दक्षिण भारत की पहली है ये, और भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक। आप जानते हैं यह तितली उद्यान के रूप में भी फेमस है बन्नेरघट्टा, ठीक है ना। तितली उद्यान के रूप में भी इसे जाना जाता है, और यहीं पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 में TTOS परियोजना मतलब ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम यानी TTOS परियोजना, इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है। TTOS योजना दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता को सर्वसम्मति से पास किया? तो वह पश्चिम बंगाल। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर जो थी उसके बहुत नृशंस हत्या कर दी गई और उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद जो है वहां बहुत विरोध हुआ। आज तक वह विरोध अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन वहां की राज्य की विधानसभा ने एक एंटी रेप बिल लाया। उसके बाद उसका नाम है अपराजिता। अपराजिता के नाम से यह रेप बिल आया और उसे सर्वसम्मति से, मतलब चाहे जिस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया, और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे पारित किया। अपराजिता बिल को पश्चिम बंगाल सरकार में पारित किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहां पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय कहां लिया गया है? उड़ीसा में। बार बार दोहरा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है मोरनी। ठीक है, 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो यह मोरनी प्रोजेक्ट जो है यह गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। 125 भारतीय भाषाओं के बारे में यह AI प्रोजेक्ट काम करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई है, जिसका कार्यकाल होगा 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे अभी बता देते हैं, इसको याद करिएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23वां विधि आयोग, कौन सा विधि आयोग है? 23वां विधि आयोग का गठन की घोषणा की गई है, और जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2024 तक होगा। यानी अगर यह पूछा जाए कि 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कितना होगा, तो 3 वर्ष होगा।
ठीक है ना। 23वें विधि आयोग के कार्यकाल के बारे में अगर पूछा जाए तो 23वां विधि आयोग का जो कार्यकाल होगा वह 3 वर्ष का होगा और इसकी जो समय सीमा है वह 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। यह कार्यकाल के रूप में पूछा जा सकता है या उसकी टाइम पूछा जा सकता है, 1 सितंबर से है, कब से है, और ये 31 अगस्त तक है। ठीक है ना, तो ये टाइम भी पूछा जा सकता है, कार्यकाल पूछा जा सकता है, कौन सा विधि आयोग है, 23वां विधि आयोग है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट है अमीर महतो। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ नियुक्त किया गया है? तो वह है झारखंड के। अमीर महतो झारखंड के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या सीएचओ नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त होने वाले जो ट्रांसजेंडर हैं वो हैं अमीर महतो और यह झारखंड के हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा में हाल ही में ओटीवी द्वारा किस नाम से राज्य का पहला एआई समाचार एंकर लॉन्च हुआ? तो वह है लीसा। ओटीवी ने उड़ीसा में, उड़ीसा टीवी जिसे कहते हैं, उसके द्वारा राज्य का पहला एआई समाचार एंकर लॉन्च हुआ है, उसका नाम है लीसा। लीसा जो है वह समाचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह सुनाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो वह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के झंडे में जो है परिवर्तन हो गया है, अब वह नीले बैकग्राउंड पर संविधान की पुस्तक और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इत्यादि को दर्शाया गया है। ठीक है ना, उसके झंडे पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए अगला है 11 से 13 सितंबर 2024 तक कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया? तो यह है नई दिल्ली। अब देखिए यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ हाल ही में? तो वह हुआ नई दिल्ली में। या सितंबर माह में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। या तो इस हिसाब से ही पूछ सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सभी विधियों से हमने बता दिया, इसी तरह यह पूछा जाएगा और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2024 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो यह है FWD-200B। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है और इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसका नाम है FWD-200B। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान FWD-200B, इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद में 5 से 6 सितंबर 2024 को आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का केंद्रीय विषय था एआई को सबको लिए अनुकूल बनाना। ठीक है ना, एआई को सबके लिए अनुकूल बनाना, यह विषय था। किसका विषय था? यह था ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का। और यह आयोजित कहां हुआ? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ। ठीक है ना। अब देखिए इसको, प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया हैदराबाद में। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि इसका केंद्रीय विषय था तो एआई को सबके लिए अनुकूल बनाना। ठीक, कथन कारण में यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे पूछेगा, कथन एक है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हैदराबाद में हुआ। दूसरे पॉइंट में देगा कि इसका केंद्रीय विषय था एआई को सबके लिए अनुकूल बनाना। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। ठीक है ना, तो आपके प्रश्न सही हो गए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 सितंबर 2024 से किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हुई? विधानसभा में पहली बार शून्यकाल की शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना,
किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हुई? तो हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 30 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने किन 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिजीज मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा की है? तो वह है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। इन राज्यों में केंद्र सरकार ने फुट एंड माउथ डिजीज से मुक्त जोन घोषित किया है। यहाँ पे इस रोग की संभावना खत्म हो गई है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। इन राज्यों में फुट एंड माउथ डिजीज की समाप्ति की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो यह किया है लातूर, महाराष्ट्र में। क्या किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार, इसका नाम याद रखिए, लातूर महाराष्ट्र में है। और इसका उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। ऐसे पढ़िए, याद रहेगा कि विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ स्थित है? तो यह है लातूर महाराष्ट्र में। और इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूहों NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया? तो यह है त्रिपुरा। ये दोनों समूह कहाँ सक्रिय हैं? तो यह त्रिपुरा में सक्रिय हैं। देखिए NLFT का मतलब क्या है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। क्या है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। और ATTF क्या है? ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ठीक है ना, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन दोनों के साथ शांति समझौता किया है किसने? केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO द्वारा 15 अगस्त 2024 को किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला सफल परीक्षण किया गया? तो वह है गौरव। गौरव के नाम से किया गया। देखिए DRDO ने जो है 15 अगस्त 2024 को लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम यानी LRGB का पहला सफल परीक्षण किया, उसका नाम है गौरव। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। गौरव क्या है? यह लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है और इसका पहला सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। ठीक है ना, 15 अगस्त 2024 को। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए अगला है, अगस्त 2024 में प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। आपको पता है रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। तो रत्नागिरी रॉक पेंटिंग को, रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया? तो देखिए यह है SSLV D3 के नाम से, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV D3 के माध्यम से इसरो ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है ना। इस प्रश्न को याद रखिएगा, इसे अलग करके नोट कर लीजिएगा कि इसरो ने जो उपग्रह छोड़ा है EOS-08, यह क्या है? यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, पहली चीज। दूसरा, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया, तो उसके लिए किस सैटेलाइट का यूज किया गया? तो यह जो है SSLV D3 है। ठीक है ना, इसके यूज के द्वारा EOS-08 का सफल परीक्षण किया गया, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी योजना की शुरुआत की? तो वह है बाल विवाह के विरुद्ध। फिर से सुनिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी योजना की शुरुआत की? तो वह है बाल विवाह के विरुद्ध। इसे याद रखिएगा, बाल विवाह के विरुद्ध असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी योजना की शुरुआत की है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में किस राज्य ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो भारत का पहला चावल ATM लॉन्च करने वाला राज्य है उड़ीसा। याद रखिएगा, भारत का पहला चावल ATM लॉन्च करने वाला राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसा देने, नकद देने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बना है देश का। सैनिटरी नैपकिन के लिए नकद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस योजना के तहत देखिए इसमें दिया है कि इस योजना के तहत कक्षा 7 से 12वीं तक की स्कूली छात्राओं को एक वर्ष के लिए 300 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मतलब सैनिटरी नैपकिन के लिए एक वर्ष के लिए 300 रुपए कक्षा 7 से 12 तक की स्कूली छात्राओं को प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। यह देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने ऐसी शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18 अगस्त 2024 को पहला सोलर विलेज कहां पर लॉन्च किया? तो मान्या चिवाड़ी गांव सतारा में लॉन्च किया। यह महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज है जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया है 18 अगस्त 2024 को, और वह गांव है मान्या चिवाड़ी गांव सतारा में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए इसके बारे में दिया है कि मान्या चिवाड़ी गांव का राज्य का पहला ऐसा गांव है जहां 100% बिजली सौर ऊर्जा से उपलब्ध होती है। ठीक है, तो यह महाराष्ट्र का पहला ऐसा गांव है जहां 100% बिजली सौर ऊर्जा से उपलब्ध होती है। ठीक है ना। मान्या चिवाड़ी गांव सतारा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों विभागों के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है भविष्य। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों विभागों के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो उसका नाम है भविष्य। देखिए केंद्र सरकार का जो प्रयास है वो ये है कि व्यक्ति को रिटायरी के जस्ट बाद उसकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि व्यक्ति के रिटायर होने के बाद तमाम कार्यवाहियां ऐसी होती हैं जो पेंशन को बनने में बहुत परेशान करती हैं। इसलिए जो है केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि पेंशन को व्यक्ति के रिटायर होने से पहले जो है पेंशन के संबंधी कागजात को तैयार कर लिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एक पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है भविष्य। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई ने उच्चतम स्टार 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने प्राप्त किया है? तो वह है IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली तथा कैंपागोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है ना। देखिए अगस्त 24 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई से उच्चतम स्तर का 5 रेटिंग का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने प्राप्त किया? तो IGI दिल्ली मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है वह नई दिल्ली, और दूसरा कैंपागोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु, इन दोनों को 5 स्टार का ग्रीन टैग दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगला है, अगस्त 2024 में चीन में संपन्न 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत को कुल कितने पदक मिले? तो यह 8 पदक मिले, 3 स्वर्ण 2 रजत तथा 3 कांस्य। अब इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। देखिए कि 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहां संपन्न हुआ? तो यह चीन में संपन्न हुआ। एक प्रश्न हो गया। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 8 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य। इस प्रकार इसमें से 2 प्रश्न जरूर बन सकते हैं, या तो कथन कारण के रूप में इस प्रश्न का निर्माण किया जाएगा लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूलदार झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाल दिया गया है, तो यह है नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी एक प्रकार का फूल है जो अक्सर इसमें 12 साल बाद फूल लगता है। ठीक है ना। IUCN द्वारा इसे संकटग्रस्त सूची में डाल दिया गया है नीलकुरिंजी को, और यह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, इसे संकटग्रस्त सूची में डाला गया है, इसलिए इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। नवंबर 2024 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के अंबाला में किस नाम से किया गया? तो यह किया गया विनबैक्स 2024 के नाम से। अब देखिए इस प्रश्न को पूछा कैसे जा सकता है। देखिए भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, यह भी पूछा जा सकता है। तो यह हरियाणा के अंबाला में हुआ। किस नाम से किया गया? तो विनबैक्स 2024।
ठीक है। अब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विनबैक्स 2024 भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, तो यह भारत और वियतनाम के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है विनबैक्स 2024, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने कहां पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर सुविधा शुरू की है, तो यह है मुंबई बंदरगाह पे, ठीक है ना। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल एचएफ एचएसडी बंकर सुविधा शुरू की है मुंबई बंदरगाह पे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना। पेरियार टाइगर रिजर्व में सबसे पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन का प्रयोग किया गया है, तो यह है पेरियार टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो केसी वेणुगोपाल को, यह कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है ना। अगस्त 24 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है केसी वेणुगोपाल को, और यह कांग्रेस के नेता हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुजाता सैनिक को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, सुजाता सैनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, तो महाराष्ट्र की बनी है, ठीक है ना। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य, इंपॉर्टेंट है, नागालैंड। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य है नागालैंड, इंपॉर्टेंट है। मैं इसको फिर दोहरा देता हूं कि आपदा प्रबंधन कराने वाला भारत का पहला, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य है नागालैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है, तो वह है असम। आपको पता है कि गवाहों के अभाव में बहुत से अपराधी छूट जाते हैं, चूंकि गवाहों को बहुत डर होता है कि अपराधी उन्हें जान से मार देंगे, तो ऐसी स्थिति में न्याय प्रदान करने के लिए पहली बार गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत असम राज्य ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पहल भी है, ठीक है ना। गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य है असम। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का 29 जुलाई 2024 को उद्घाटन किया, तो यह है हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली। यह देश का पहला भूमिगत संग्रहालय है जो हुमायूं के मकबरा नई दिल्ली में स्थित है, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है ना। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय है यह, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और यह हुमायूं के मकबरा दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अपना चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को किस राज्य में शुरू किया गया, तो कर्नाटक में। देखिए क्या है ये, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए भारत का पहला है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है 18 जून 2024 को, और यह कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड यह शुरू किया गया कर्नाटक राज्य में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसका जो स्थापना है यह उत्तराखंड के राजाजी राघती बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से किया गया है, ठीक है। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह उत्तराखंड में राजाजी राघती बायोस्फीयर के नाम से इसको स्थापित किया गया, ठीक है ना। इसके बारे में और देख लेते हैं, यह एक 35 एकड़ भूमि में विकसित निजी वन अभियान है जिसका नेतृत्व इकोलॉजिस्ट विजय धसमाना कर रहे हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन इसका जो है नेतृत्व कर रहा है, तो यह है इकोलॉजिस्ट है एक विजय धसमाना,
इन्होंने उत्तराखंड में पहले निजी क्षेत्र के बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना में सहयोग किया है। विजी धस्माना इसका नेतृत्व कर रहे हैं। यह एक इकोलॉजिस्ट है और यह 35 एकड़ भूमि में विकसित एक निजी वन अभियान है। उत्तराखंड में राजाजी रागती बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रांची झारखंड में। दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशली पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय रांची झारखंड में स्थापित किया जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने अगस्त 2024 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है? तो जापान के साथ। जापान के साथ भारत ने पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। भारत ने अगस्त 24 में पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किस देश के साथ किया है? तो जापान के साथ किया है ना। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। देखिए, ऑनलाइन जो समन होता है, वारंट होता है, उसको हार्ड कॉपी के रूप में अक्सर भेजा जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन समन और वारंट को जो है अपने नियमों को, उसके नियमों को अधिसूचित कर दिया है और यह देश का पहला राज्य बन गया है जो ऑनलाइन सम्मन और ऑनलाइन वारंट जारी करेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य है, इसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ऑनलाइन समन और ऑनलाइन वारंट जारी करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए SLCR मतलब स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर्स परियोजना को शुरू किया है? तो वह है डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर नदी सफाई के लिए SLCR या स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर्स परियोजना को शुरू किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर्स परियोजना को शुरू किया है? तो वह है डेनमार्क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में किस राज्य ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? ठीक है, किस राज्य ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है जहां समझौते से काम हो सकता है उसके लिए? तो यह है केरल। केरल राज्य ने जो है ऐसे मामलों के लिए जहां बातचीत से समझौता हो सकता है, ऐसे मामलों के लिए निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि किस राज्य ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो यह है केरल, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के घटनासार के जो नेक्स्ट 4 पेज थे उनके करंट अफेयर्स, और यह राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित तथ्य हैं। आगे कुछ और तथ्य इसके बचे हुए हैं, अगर हम सभी तथ्यों को एक साथ ला देंगे तो वह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको पढ़ने में असुविधा होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यूपी PCS और बिहार PCS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही RO की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है, आप इस पे बने रहिए। हम इन परीक्षाओं से संबंधित जो फैक्ट हैं वो भी लेकर आपके लिए आ रहे हैं। साथ ही हम बहुत ही जल्दी बिहार PCS के लिए करंट अफेयर्स लेकर आने वाले हैं। उसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कम से कम समय में और कम से कम प्रश्नों में हम ज्यादा से ज्यादा मैटर देने का प्रयास करते हैं। जब ये 1 लाइनर प्रश्न खत्म हो जाएंगे तब हम जो है आपको जो व्याख्यात्मक प्रश्न है उनको सबसे शार्ट विधि से नोट्स के रूप में बताएंगे, ताकि आपके घटनासार से आने वाले कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इसको अपने साथियों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।